वेलकम टू प्रगति एजू पॉइंट। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग जो क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, फिर हम लोगों ने कुछ आर्टिकल देखे। जैसे कि आपको मैं बताऊँ कि हमने पिछली क्लासेस में जो है फंडामेंटल्स राइट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या होता है हमने ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने जो इससे करेक्टर क्या होते हैं हमने वो पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 12 हमने डिस्कस करा था पिछली क्लास में। फिर हम लोगों ने आर्टिकल 13 को हमने प्रॉपर डिस्कशन करा। ये हम लोगों का जो है प्रॉपर डिस्कशन था उसके ऊपर। फिर हम लोग जो क्लास चल रही थी वो थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ा जिसमें से हम लोग जो है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार पे हम लोग की जो है डिस्कशन चल रहा था। हम लोगों ने बताया था कि जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जाते हैं। हम लोग ने यहाँ पे आर्टिकल 14 को भी कवर करा। फिर हम लोग ने यहाँ पे जो है देखा कि आर्टिकल 14 के दो चीज़ें थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या है हमने ये देखा। उसके हम लोग देखा कि जो है आर्टिकल 14 के अंदर जो है क्या क्या हमारे रिस्ट्रिक्शन थे। उसमें हम लोग जो है आर्टिकल 14 ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोगों ने कहा था कि हमारी अगली क्लास जो होगी वो डिस्कशन होगा हमारा आर्टिकल 15 आर्टिकल 16। तो आज की क्लास में जो हमारा डिस्कशन है वो है आर्टिकल 15 को लेकर के। आर्टिकल 15 देखो, समानता का मतलब हम लोगों ने इक्वालिटी का मतलब समझ रहे थे कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इक्वालिटी का मतलब होता है सभी लोग बराबर। तो सभी लोग बराबर का मतलब क्या है? देखो, सभी लोग बराबर का मतलब है कि हम लोगों को जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना, तभी तुम लोग समान हो गए। इसका मतलब क्या है कि हमें जो है भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए, जिसका आंसर हम सभी लोग समझेंगे। तो आर्टिकल 15 जो है वो हमारे यही कहता है कि प्रोहिबिशंस ऑफ इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन, यानी अगर आर्टिकल देखें तो ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भेदभाव को समाप्त करना, निषेध भेदभाव। यानी कि आर्टिकल 15 जो कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि जो हमारा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है, यानी कि जो है डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल ही बंद कर देना। आर्टिकल हमारा 15 ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल 15 के अंदर ये देखें तो इसके अंदर जो है बहुत सारे जो हैं सब पॉइंट हैं। जैसे कि आप देखोगे कि आर्टिकल 15 का आर्टिकल 15 का 8 कहता है कि जो स्टेट है हमारा, यानी कि स्टेट, हम लोगों ने पिछली क्लास में आर्टिकल 12 में स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया था कि स्टेट्स क्या होता है। इस तरह तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा स्टेट है, इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा स्टेट है, अब स्टेट क्या है? स्टेट किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो कोई भी हो, उससे रिलीजन के आधार पे, उसके रेस के आधार पर, उसके कास्ट के आधार पर, उसके सेक्स के आधार पर, या फिर उसके प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का स्टेट जो है भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि अगर हम लिखें द स्टेट कैन नॉट discriminate against a citizen only the ground of religion। यानी किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं करेगा। क्या ऐसा नहीं है कि सरकार जो है कि उनके जाति धर्म यानी कि धर्म को देख करके उनको नौकरी दे रहा हो, धर्म को देख करके उनके क्या कर रहा हो, उनको सुविधाएं प्रदान कर रहा हो, कि स्टेट किसी भी सिटीजन माने नागरिक होता है, यानी किसी व्यक्ति के साथ जो है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद रेस माने नस्ल होता है, उसके नस्ल के आधार पर, या फिर कास्ट
कास्ट के आधार पर, या फिर सेक्स की गर्ल्स या बॉयज इसके आधार पर, एंड प्लेस बर्थ। प्लेस बर्थ यानी कि जो है हमारा स्टेट क्या है, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ओनली द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस। यानी कि आर्टिकल 15 के 1 में कहा गया है कि स्टेट जो है, हमारा स्टेट जो है वो हमारे किसी भी सिटीजन यानी कि नागरिक से जो है उसकी जो है धर्म, नस्ल, जाति या फिर सेक्स है जिसको जेंडर बोलते हैं उस पर, या फिर प्लेस यानी कि जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं कर सकता। इसमें आगे अगर हम लोग देखें आर्टिकल 15 के सेकंड में कहा गया है कि जो है पब्लिक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो सामाजिक तौर पे जितने भी जैसे होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, धार्मिक स्थल हो गया, या फिर पब्लिक ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का आना जाना है, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति से उसके रिलीजन, रेस, जेंडर, सेक्स या प्लेस बर्थ के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे है कि पब्लिक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आप इस आर्टिकल में बताया गया कि पब्लिक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सामाजिक रूप से जो भेदभाव होता है वो किसी से भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके अंदर ये बताया। फिर हमारा जो आर्टिकल अगर हम देखें, अगर आर्टिकल 15 के 3 को देखें, आर्टिकल 15 के 3 में क्या कहा है, देखो आर्टिकल 15 के 3 में कहा गया है कि भाई देखो महिलाओं के उत्थान के लिए और बच्चों के उत्थान के लिए जो है विशेष प्रकार के प्रोविज़न है, फिर विशेष प्रकार के कानून बना सकते हैं। इसमें कहा गया द state can make special provision for women and child। इसका मतलब क्या है कि स्टेट क्या करेगा, जो है वो वुमेंस के लिए और बच्चों के लिए जो है स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल यानी कि स्पेशल का अधिकार बना सकता है, जिससे क्या होगा समाज में जो है महिलाओं को और बच्चों को जो है इक्वालिटी मिले। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़े तो आगे क्या कहा गया है, अभी हम महिलाओं की बात आई, अगर हम देखिए आर्टिकल 15 के 4 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 15 के 4 में कहा गया जितने भी ये बैकवर्ड क्लासेस होती हैं या फिर ये शेड्यूल कास्ट होते हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उनके लिए क्या होगा, एजुकेशन में क्या होगा, उनके एजुकेशन में जो है उनको थोड़ा स्पेशल राइट दिए जाएंगे या फिर स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाएंगे, जिससे वे क्या होगा, वे अपनी इकोनॉमिक रूप से सोशल रूप से जो है सही हो सके। यानी कि ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया द स्टेट कैन मेक स्पेशल provision for the advancements of socially and एजुकेशनली किसको, बैकवर्ड क्लास, उसके बाद आपका शेड्यूल क्लास, एंड आपका आता है आपका शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि इस आर्टिकल देखो इसमें क्या है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया देखो जो है जो भी जो सामाजिक यानी कि सोशल रूप से और जो एजुकेशन रूप से पिछड़े वर्ग थे, जैसे कि उसमें नाम दे रखा है कि बैकवर्ड क्लास से पिछड़ा वर्ग है, शेड्यूल क्लास जिसको हम एससी के नाम से जानते हैं, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स जिसको हम एसटी के नाम से जानते हैं, इन लोग के लिए क्या है स्टेट हमारा जो है स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, ताकि इनका जो है समाज में जो है इक्वालिटी में भी समाज की जिस रेस में समाज चल रहा है ये उस रेस में आ सके। ठीक है,
अब यदि हम आगे बढ़ कर देखें तो यहाँ पे तो उनको कहा गया स्टेट जो है उनके जो है एजुकेशन के लिए या फिर समाज में समानता स्थापित करने के लिए जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जो शेड्यूल क्लास के लोग हैं, शेड्यूल टाइप जो पीछे कभी एनिसेंट पीरियड में जो है बहुत ज़्यादा सताए गए हैं, उनके लिए क्या होगा, एजुकेशन स्पेशल प्रोविजन बनाएगा। अब इसमें आगे कहा गया है कि अगर हम देखें आर्टिकल 15 के 5 को देखें तो आर्टिकल 15 के 5 में कहा गया है कि जो भी ये एडमिशन प्रोसेस है या फिर आप बैकवर्ड क्लास के लिए मान लो या फिर SC ST के लिए मान लो, इनके लिए क्या करेगा स्टेट जो है स्पेशल प्रोविज़न बनाएगा। कब? जब ये एडमिशन लेने जाएंगे कि उनको जो एडमिशन में जो है थोड़ी छूट मिल जाए, औरों के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा छूट मिल जाए। इस कारण से आर्टिकल 15 के A में ऐसा कहा गया है। ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया, हम लिखेंगे कि द स्टेट में स्पेशल प्रोविज़न relating to admission to education institution for special socially and एजुकेशनली, इसमें है कि बैकवर्ड क्लास एंड SC एंड ST, यानी कि समझ गया। यानी कि इसमें कहा गया है, इसमें तो ये बोला जा रहा है कि जो भी ये सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो इनको जो है इनको समाज में वो अधिकार या फिर वो राइट नहीं दिया गया जिससे ये सोशली रूप से एजुकेशन रूप से अपने आप को बिल्कुल स्ट्रिक्ट बना सके। तो इसलिए कहा गया आर्टिकल 15 के 4 में कहा गया है कि स्टेट क्या करेगा, वो ऐसे स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है किन के लिए, जो सामाजिक रूप से एजुकेशनल रूप से बहुत ही पिछड़े हैं, जैसे कि हमारा बैकवर्ड क्लास हो गया, शेड्यूल क्लास हो गया, ट्राइब्स क्लास हो गया, इनके लिए इस प्रोविज़न रहेगा। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि वो एजुकेशन के फील्ड में, यानी कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, एडमिशन ऑफ एजुकेशन यानी कि किसी भी संस्थान में अगर एजुकेशन लेने जाएंगे तो क्या होगा, स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाएंगे किसके लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए एंड SC एंड ST के लिए। क्लियर? अब हमने पिछड़े वर्गों को भी देख लिया, SC को भी देख लिया, ST को भी देख लिया। तो यदि हम देखते हैं आर्टिकल 15 का A, आर्टिकल 15 के A में कहा है जो EWS के लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर क्लास, इनके लिए क्या कहा गया, इनके लिए बोला गया कि इनके रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाएगी। कब? यानी कि जैसे यहाँ पे इनके लिए एडमिशन में एक स्पेशल प्रोविज़न है। अब हमने यहाँ पे बैकवर्ड क्लास भी देख लिया, SC क्लास, ST क्लास, तो यहाँ पे जो बेसिक है EWS की बात करी जा रही है। ठीक है, EWS यानी कि EWS को क्या करेंगे हम, एजुकेशन में एडमिशन जब कभी भी कराने जाएंगे तो उनको जो है हम स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि उनको जो है जैसे हमने इनको यहाँ पे हम लोगों ने स्पेशल प्रोविजन उस तरह EWS के जो लोग होंगे उन लोगों को भी स्पेशल जो है क्या करा जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ताकि वे लोग भी अपना क्या है सही तरीके से विकास कर सकें। ठीक है, तो इसमें कहा इट परमिट स्पेशल provision for economically weaker सेक्शन, जिसको हम EWS के नाम से जानते हैं। इनके लिए क्या करेगा, आर्टिकल 15 के 6 में कहा गया इनके लिए क्या आएगा, स्पेशल प्रोविज़न है। ठीक है, इंक्लूड रिजर्वेशन, इनको रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स
institution within the constitution या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम वर्क। यानी देखो अब तक क्या करता हम लोगों ने, अगर इसमें बेसिकली इसमें ये कहा गया ईडब्ल्यूएस को जो है हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन के साथ उनको क्या करेंगे, उनके लिए भी हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा ईडब्ल्यूएस की जो यानी कि जो ऐसा मान सकते हो जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, अब वो चाहे किसी भी कास्ट में कहीं भी कैसे भी बिलोंग करते हो, तो वे क्या करेंगे अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मंगा लेंगे, आज बनवा लेंगे। जब वे बनवा लेंगे इसको क्या होगा, तो उनको जो है एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं संस्थाओं में, उनको भी क्या होगा, उनके लिए भी कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाएंगे। अब हम लोग जो है इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, सब लोग को समान करना चाहिए, तो इसीलिए क्या कहा गया यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को भी नहीं छोड़ा गया, यहाँ पे जो पिछड़े वर्ग के लोग उनको भी नहीं छोड़ा गया, यहाँ पे एससी और एसटी को नहीं छोड़ा गया, यानी कि सबका जो है होलिस्टिक, यानी कि एक समाज को जो है, अगर हम बुक्स में एक सोसाइटी को बिल्कुल इक्वल करने के लिए, चाहे वह इकोनॉमिकल रूप से हो या सोशल रूप से हो या फिर एजुकेशन रूप से हो, सभी को आगे बढ़ाने के लिए एंड सोसाइटी को बहुत ज़्यादा क्या है कि इक्वालिटी में लाने के लिए क्या हुआ, सबके लिए इसमें जो है आर्टिकल 15 के अंदर जो हमारा क्या कर रखा है, सबको अलग अलग प्रावधान या प्रोविज़न दे रखे हैं। तो आर्टिकल हमारा जो है 15 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमको भाई डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए, भेदभाव ख़त्म करने के लिए सबको बराबर करना होगा, उन लोगों को भी हमें बराबर करना होगा जो सोशल एंड एजुकेशन रूप से वीक है, फिर उन लोगों को भी हमको एक जगह लाना होगा जो लोग क्या हैं हमारे इकोनॉमिकल रूप से हमारे वीक हैं। तो इन सब को जो है इक्वल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करा गया, हमारे सब प्रावधान करे गए हैं। अब देखो आर्टिकल 14 में देखो तो अगर आर्टिकल 15 देखो तो यहाँ पे सोसाइटी में इक्वल रहने की बात करी जाती है। इस कारण से क्या होता है, इनको सबको अलग अलग तरह के प्रावधान दिए जाते हैं। उस तरह यदि हम अगर हम आगे बढ़ें और हम आर्टिकल 16 को देखें तो 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि देखो अब ऐसा तो नहीं होगा, अगर हम लोगों ने समाज के अंदर जो है हमने समाज में तो इक्वलिटी ला दी, अब कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होते हैं, फिर जो सरकारी नौकरी की जगह होती है, वहाँ पे कैसा करा जाएगा, तो उसके लिए हमारा जो आर्टिकल 16 बना, इसमें कहा है इक्वालिटी, इसमें इक्वालिटी करेंगे क्या पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सबको जो है सब लोगों को क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे जिसका अंदर सब लोग क्या होंगे, समान। यानी कि आर्टिकल 16 में कहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो भी हमारी सामाजिक सेवाएं पे सरकारी नौकरी होती है उसमें समानता लाने की जो बात करता है वो आर्टिकल 16 करता है। जैसे कि हमारा जो आर्टिकल 15 जो है हमारा वो सोसाइटी में इक्वलिटी लाने की बात करता है, उसी तरह जो ये हमारी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है कि सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, उसमें आर्टिकल 16 क्या काम करेगा, इक्वलिटी लाने की बात करेगा। जैसे कि आप लोग अगर हम बताएं, इसके भी कुछ सब पॉइंट है, जैसे कि आप आर्टिकल 16 का 1 देखते हो या 1 देखते हो, इसमें कहा गया है कि जो स्टेट है वो किसी भी जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि अगर ध्यान दें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक इम्प्रूवमेंट। यानी कि आर्टिकल 16 का 1 कहता है कि जितनी भी हमारी पब्लिक सार्वजनिक जो सेवाएं होती हैं उनमें जो है हम क्या करेंगे, सबको इक्वल करने की बात करेंगे। अब यदि हम देखें तो आर्टिकल 16 के 2 में क्या कहा, आर्टिकल 16 के 2 में कहा गया जो हमारा स्टेट है, कौन हमारा स्टेट, कि जो है स्टेट जो है किसी से भी जो है किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कहाँ पे, आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अब वो किस किस के बेस पे नहीं करेगा, है ना। अब इसमें कहा गया कि जो है हमारा रेस, किसी से भी नहीं, कि जाति, रेस के, रिलीजन,
रिलीजन के आधार पर, या फिर इसमें कहा गया है आपका कास्ट के आधार पर। कास्ट के बाद इसमें कहा गया है आपका रेसिडेंस, रेसिडेंस के आधार पर, या फिर आपका है डिसेंट, डिसेंट। इनके आधार पर जो है स्टेट क्या होगा, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। कि ऐसा नहीं कि सरकार कि कभी सरकार एक ऐसी जॉब ला रही है जिसमें जो है कहा गया कि इस धर्म के लोग जॉब नहीं करेंगे या फिर इस जाति के लोग जॉब नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब लाएंगी वो सभी के लिए इक्वल रहेंगी, उनमें कोई भी जा सकता है। बस उसमें क्या होगा, योग्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। योग्यता डिसाइड कर सकती है, फिजिकल डिसाइड कर सकती है या फिर एजुकेशन डिसाइड कर सकती है। अदरवाइज जो है हमारी गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट है वो रेस हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, रेसिडेंस हो गया, फिर डिसेंट हो गया, इनमें से किसी के भी आधार पर वो किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकती। क्लियर? अब यदि हम आगे बढ़ें और आर्टिकल 16 के 3 को देखें तो 16 के 3 में कहा गया पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट कुछ ऐसी जॉब्स ला सकती है जो किसी एक स्पेशल रेसिडेंस या फिर किसी क्षेत्र के लिए हो। अब ऐसा क्यों करेगी? उस क्षेत्र के लोगों की सरकारी कामकाज में भागीदारी बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर सकती है। ठीक है? यानी कि आर्टिकल 16 का अगर हम 3 देखें तो उसमें कहा गया पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब क्रिटेन रेसिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिकुलर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक में यानी कि इसमें सरकार जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है क्या कर सकते हैं, कैसे भी कोई पब्लिक यानी कि एक ऐसी सर्विस ला सकते हैं किसी रेसिडेंस यानी किसी निवासी की, स्पेशल निवासी के लोगों के लिए, कि यही लोग इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो है क्या करते हैं, भेदभाव ख़त्म करना चाहती है और समाज में सभी लोगों की इक्वल जो है हमारे इक्वल प्रोत्साहन होना चाहिए। इस कारण से क्या करेगी, आर्टिकल 16 के 3 में कहा गया पार्लियामेंट जो है रेजिडेंट्स के लिए क्या कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट ला सकती है। ठीक है? अब एकदम आर्टिकल अब आर्टिकल हम देखें, यदि हम आर्टिकल 16 के 4 को देखें तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो रिजर्वेशन कहा गया। अब रिजर्वेशन किस किस के लिए कहा गया है? इसमें कहा गया जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा यानी कि नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा पिछड़े वर्गों के लिए। ठीक है? अब ऐसा क्यों करेगी? ऐसा इसलिए करेगी कि उन लोगों का जो है पर्याप्त क्या हो सके, पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके गवर्नमेंट के अंदर। यानी कि आर्टिकल इसमें कहा गया है रिजर्वेशन की बात है, यानी कि अलो रिजर्वेशन रिजर्वेशन यानी कि इसमें बात कही है रिजर्वेशन को लेकर के, किसमें क्या आगे रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब रिजर्वेशन का मतलब क्या है, इसको हम लोग अपनी आगे की वीडियोस में कंप्लीट करेंगे कि रिजर्वेशन क्या है, क्या इस पर डिबेट है, क्या बातें करनी, वो हम बाद में करेंगे। हालांकि अलो रिजर्वेशन यानी यहाँ पे रिजर्वेशन को अलो करा जाता है। अब ये रिजर्वेशन किसके लिए होगा? फॉर बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास के लिए होगा, आपका एससी के लिए होगा और आपका किसके लिए होगा, एसटी के लिए होगा। यानी कि यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा किन लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को, एससी के लोगों को और एसटी के लोगों को। अब ये दिया क्यों जाएगा भाई? रिजर्वेशन का अगर आप लोग मोटा मोटा तौर पे एक मोटा अंदाजा लगाना चाहो कि यहाँ पे जो सीट निश्चित कर जाते हैं कि इस पर केवल इसी के लोगों की भर्ती होगी या फिर इसी के लोगों के लिए क्या है हम लोग संरक्षित रखेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रखा जाएगा। आगे की क्लास में हम लोग रिजर्वेशन कवर कंप्लीट करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है किसके लिए, इन लोगों के लिए। ठीक है? अब यदि हम देखें आर्टिकल 16 का 5 को देखें, या फिर अभी इसके अंदर अभी हमारा एक टॉपिक है
16(4) का बी। अब इसमें क्या कहा गया है? अब देखो इसमें कहा गया है कि प्रमोट करा जाएगा किसको? रिजर्वेशन को। प्रमोशन का सिद्धांत यानी कि इसमें क्या है? प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन प्रमोशन फॉर SC एंड ST अंडर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन। आप लोग लिख सकते हैं स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन, यानी कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन। मैं आगे नहीं लिख रहा यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या है? इसमें प्रमोशन की बात करें क्या? रिजर्वेशन में, यानी तो आर्टिकल 16 के 4 में कहा गया है कि रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि हमें जो है समाज में जो है सबको इक्वल करना है, और हमको जो है SC ST और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, इनको जो है सरकार में एक विशेष प्रोत्साहन दिया जाए, फिर इनको जो है एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व हो, इसलिए हम क्या करें? रिजर्वेशन देंगे। अब इसमें कहा गया है कि रिजर्वेशन को प्रमोशन करा जाएगा, यानी कि रिजर्वेशन में प्रमोशन का मतलब है कि इसको आगे बढ़ाना। मतलब यानी कि सपोज करो गवर्नमेंट एक जॉब लेकर आती है, ठीक है, स्टेट जॉब लेकर आती है। इसमें कहा गया है 10 सीटें जो है हमारे रिजर्व हैं और बाकी 90 सीटें अलग हैं। अब इन 10 रिजर्व सीटों में क्या होगा? 5 सीटें तो हमारी फुल हो गई, 5 सीटें हमारी खाली रहेगी। अब इन 5 सीटें क्या होगा? अब कहा गया इन 5 सीट को हम आगे बढ़ा देंगे, इससे होगा और ये 5 सीटें आगे जा करके इंक्लूड हो जाएंगी। अब या फिर कभी सपोज करो दूसरी बेर में जब जॉब देगी तो 10% रिजर्वेशन अब देगी और 90 ये। इसमें क्या करा जाएगा? 5 और सीट इंक्लूड हो जाएंगी, यानी कि ये टोटल सीट कितनी चाहिए? इस टोटल सीट हो जाएंगी 15 सीटें, ठीक है। इसलिए कहा गया प्रमोशन की रिजर्वेशन आगे बढ़ाना है, फिर ये करने का सिद्धांत आ जाएगा इसके अंदर। क्लियर? इसके अंदर रिजर्व प्रमोशन की बात कही गई है। अब यदि हम लोग देखें आर्टिकल अगर हम आर्टिकल 16 के 5 को देखें तो इसमें क्या कहा गया है? या फिर आर्टिकल 16 के 5 को छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आर्टिकल 16 को 6 को देखें। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है प्रोवाइड करेगा, इसमें EWS को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा? प्रोवाइड्स फॉर EWS रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन। यानी कि इसमें कहा गया, इसमें जो है अब जो है यहाँ पे देखो हम लोग अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे SC को रिजर्वेशन दे दिया, बैकवर्ड क्लास को दे दिया, ST को सबको रिजर्वेशन दे दिया, यहाँ पे इक्वलिटी की बात आई। पर जो इकोनॉमिकल रूप से वीक थे उन लोग की बात नहीं थी। तो क्या करा गया आगे? जब हम आर्टिकल 16 के 6 को देखेंगे, यानी कि इसको यहाँ पे ना लिख कर मैं लिख दूँ, 16 के 6 को देखेंगे तो उसमें EWS के रिजर्वेशन की बात करी गई है। हमारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी सेवाओं में, फिर सार्वजनिक सेवाओं में जो है एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन की बात करी, किसके लिए? EWS के लिए, यानी कि जो है इकोनॉमिक रूप से जो जो वीक लोग हैं वे क्या कर सकते हैं, उन्हें भी क्या होगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा। बस इसके लिए क्या करना होगा? उनको EWS का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। हम लोगों का डिस्कशन इतना चला था। अब देखिए, अब इसमें ना, अब हम लोग जैसे हम लोगों ने क्लास स्टार्ट करता तो हमारा एक नाम बहुत ज़्यादा आया, जैसे हमारा रिजर्वेशन का नाम बहुत ज़्यादा आया कि रिजर्वेशन क्या है। यानी कि रिजर्वेशन यहाँ दिया जाएगा, रिजर्वेशन इन्हें दिया जाएगा, रिजर्वेशन यहाँ पे भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब रिजर्वेशन क्या होता है? हमारा जो कल का टॉपिक होगा, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलेगा, वो होगा रिजर्वेशन को लेकर के। रिजर्वेशन को लेकर के कि रिजर्वेशन क्या है, क्यों दिया जाना चाहिए, क्यों दे रखा है, सही है या गलत है,
कब तक दिया जाना चाहिए, किसको दिया जाना चाहिए, कैसे नहीं दिया जाना चाहिए, क्या बात थी क्या नहीं, इसका मतलब पूरी डिटेल पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।